हाँ जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो अपन पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। उसमें वो अपन ने कल पढ़ा था भारतीय संविधान को बनाने के लिए जो समितियाँ बनाई गई थी महत्वपूर्ण, उनके बारे में पढ़ा था, उनके अध्यक्षों के बारे में। और जो महत्वपूर्ण समिति थी प्रारूप समिति, जिसने है वो लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़कर भारतीय संविधान का निर्माण किया, उनके सदस्यों के बारे में अपन ने देखा था। फिर वो संविधान को 3 पठनों में पारित किया गया था, ये अपन ने देख लिया था। आज अपन देख लेते हैं तो थोड़ी जो 3 पठन उसके वो दिनांक के बारे में, कौन कौन से दिनांक को ये 3 पठन किए गए थे। और फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज अपन पढ़ेंगे जो 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे, वो कौन कौन से थे और उनको वो पहले क्यों लागू किया गया, और महत्वपूर्ण जो संविधान सभा के निर्णय लिए गए थे उसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो करते हैं क्लास की शुरुआत एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट के साथ। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आपका कल आसान हो, ये चाहते हैं आपके कल आसान हो, तो आज आपको है वो कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत पर विश्वास रखना पड़ेगा। तो चलिए, आप मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो पहले देख लेते हैं वो कौन कौन सी दिनांक थी जिसको है वो संविधान सभा ने 3 पठनों में वो संविधान को पारित किया था। तो वो 3 पठन, प्रथम पठन है वो कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक। और सेकंड रीडिंग, संविधान की सेकंड रीडिंग, सेकंड पठन वो कब हुआ था? तो वो हुआ था जस्ट इनके 6 दिन बाद, यानी कि 15 नवंबर 1948 ईस्वी से 17 अक्टूबर 1949। सेकंड रीडिंग है वो, इसमें वो अधिक समय लगा था क्योंकि जो महत्वपूर्ण संविधान के जो महत्वपूर्ण संशोधन वगैरह जो भी चर्चाएं होती महत्वपूर्ण, वो सभी सेकंड रीडिंग में होती, इसलिए वो इसमें समय ज़्यादा लगा। लगभग कितना 11 महीने समय लगा। और फिर थर्ड रीडिंग या तृतीय पठन है वो 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला था। और 26 नवंबर को ही हमारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित कर दिया था। ये अपन ने कल देख लिया था। आज अपन देखेंगे कि जो इसी दिनांक को, यानी कि 26 नवंबर 1949 को ही जो 15 आर्टिकल थे उनको है वो इसी दिन लागू कर दिया गया था, और बाकी वाला संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो वो कौन कौन से आर्टिकल थे जिनको है वो 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे? तो 15 आर्टिकल थे, टोटल 15 आर्टिकल थे जिनको है वो पहले लागू कर दिया था, यानी कि 26 नवंबर 1949 को। कितने आर्टिकल थे? 15 आर्टिकल, 15 अनुच्छेद थे टोटल, जिनको है वो सब इसी दिनांक को लागू कर दिया था जब वो संविधान को पारित कर दिया गया था। तो वो कौन कौन से अनुच्छेद है उसको अपन देख लेते हैं। जो भी महत्वपूर्ण, सबसे पहले तो इनको पहले क्यों किया गया? तो ये जो भी जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे उस समय जरूरी थे, इसलिए है वो इनको पहले लागू किया गया। तो देखते हैं सबसे पहले कौन सा है। तो सबसे पहले तो नागरिकता से संबंधित जो भी है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 4 नहीं, 5 से 7, 8 और 9। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 और 9 ये जो नागरिकता से संबंधित है। किससे संबंधित है? कि भारत के नागरिक कौन कौन होंगे, सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए। नागरिकता से संबंधित है तो इनको वो पहले
लागू कर दिया गया था, क्योंकि नागरिकता से संबंधित है, इतने महत्वपूर्ण है, इसलिए वो इनको पहले लागू कर दिया। उसके बाद में आर्टिकल 60 यानी कि राष्ट्रपति की शपथ। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में है राष्ट्रपति की शपथ। राष्ट्रपति की शपथ, क्योंकि जो देश उनका प्रधान जो होता है, मुख्य जो राष्ट्रपति होता है, कार्यपालिका का प्रमुख कहते हैं राष्ट्रपति को, तो ये जरूरी था, इसलिए वो इनको है वो सबसे पहले लागू कर दिया गया अनुच्छेद 60 को। फिर आर्टिकल 324 में क्या है जी? तो 324 में निर्वाचन आयोग दे रखा है। कौन सा आयोग? निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग 324 को भी क्योंकि उस समय वो संविधान बना था और देश में चुनाव करवाने थे, तो सबसे ये पहले जरूरी था कि भाई नामावली तैयार करें सब मतदाताओं की, और फिर व्यवस्थित तरीके से चुनाव करवाया जाए और देश की नवनिर्वाचित सरकार बनी जाए। क्योंकि अब तो संविधान सभा ही जब तक तो वो संसद के रूप में या विधेयिका के रूप में कार्य कर रही थी, तो अब बनानी तो पड़ेगी गवर्नमेंट, तो उसके लिए पहले इनको है अनुच्छेद 324 को निर्वाचन आयोग को लागू कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण जो सबसे मुख्य चुनौती थी निर्वाचन आयोग के सामने, वो तो ये थी लोगों के जो नामावली तैयार करने में, वो सबसे बड़ी इनके सामने समस्या थी, क्योंकि लोगों को नाम तक नहीं पता होता था। गाँव में तो लोग उस समय बहुत शर्माते थे नाम बताने में, जैसे कि किसी पत्नी का नाम पूछते थे कि बता नरेश तेरी पत्नी का नाम क्या है, तो वो भी ऐसे हंसता था और मतलब पत्नी का नाम लेने में इतनी शर्म करता था। तो नामावली में ऐसे लिखा जाता था कि नरेश की बीनड़ी, ऐसे नाम लिखे जाते थे नामावली में भी। तो उन है वो जो चुनौती थी निर्वाचन आयोग के समय, ये नामावली तैयार करना और व्यवस्थित तरीके चुनाव करना, इसलिए इनको पहले लागू कर दिया गया। और उस समय इतने संसाधन नहीं थे, फिर भी लोग है वो ऊँट गाड़ी बैलगाड़ी इन पर है वो मतदान करने जाते थे दूर दूर तक, और फिर भी इतने सही तरीके से चुनाव संपन्न हो जाते थे। और आज इतने संसाधन है, फिर भी कहीं न कहीं हो जाती है गड़बड़। तो ये तो मानना पड़ेगा कि पहले वाले लोग बहुत नैतिक थे। तो 324 में निर्वाचन आयोग इनको भी है वो पहले लागू कर दिया गया था। फिर आर्टिकल 366 और 367, इसमें क्या है जी? इसमें है वो परिभाषा व निर्वचन है। जैसे परिभाषा, जैसे आंग्ल भारतीय कौन होगा, तो उनकी परिभाषा है, परिभाषा और निर्वचन। आंग्ल भारतीय मतलब जिसके माता पिता दोनों में से या जिनके पूर्वजों में से कोई यूरोपीय या विदेश का हो, उसे आंग्ल भारतीय कहते हैं। फिर आर्टिकल 379, 380, 388, 391, 391 और 392। 379, 380, 388, 391 और 392। इसमें क्या था जी? इसमें अस्थायी प्रावधान थे। कौन से प्रावधान? अस्थायी प्रावधान। जो अंतरिम सरकार थी, जो नवनिर्वाचित सरकार बनने से पहले जो संविधान सभा थी, उसमें जो अंतरिम सरकार बनाई गई थी, तो उसमें वो राष्ट्रपति 392 वो राष्ट्रपति को जो शक्ति प्रदान की गई थी। लेकिन जब सरकार बन गई थी 1952 में इलेक्शन होने के बाद, नवनिर्वाचित गवर्नमेंट बन गई, तब इन अनुच्छेदों का कोई मतलब नहीं रहा, तो फिर ये इनको हटा दिए गए, जो अस्थायी प्रावधान थे उनको वो हटा दिए गए थे। फिर आर्टिकल 392 तक ओके, 393, 393 में क्या है? तो भारत का संविधान, ऐसा लिखा हुआ है, भारत का संविधान। 393 में है वो अनुच्छेद 393 में भारत का संविधान ऐसा प्रोविजन कर रखा है 393 में। और लास्ट आर्टिकल है वो 394, आर्टिकल 394 इधर मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल 394। इसमें क्या लिखा हुआ है? तो इसमें यही लिखा हुआ है कि 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो जाएंगे और शेष संविधान है वो 26 जनवरी को लागू होंगे, यानी कि 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू होंगे, बस यही लिखा हुआ है। तो कुछ लोग इसको भी मानते हैं कि 26 नवंबर ये भी लागू हुआ, तो इनको इंक्लूडिंग करें तब 16 हो जाते हैं। देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये 15 आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे।
लेकिन कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये भी आर्टिकल ये लागू नहीं हुआ होता, तो ये कैसे, इसमें ये प्रोविजन है कि 15 अनुच्छेद बस यही लिखा हुआ है कि 15 अनुच्छेद इसी 26 नवंबर को ही लागू हो जाएंगे। तो इसमें जो भी ये आर्टिकल थे तो वही लिखा हुआ, तो इसको वो नहीं मानते। लेकिन कुछ लोग इसको भी मानते हैं कि ये लागू हुआ तभी ये लागू होंगे। तो कुछ लोग 16 मानते हैं, कुछ 15, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है 15 आर्टिकल को ही मानते हैं कि 15 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही लागू हो गए थे। ये थे मुख्य आर्टिकल जो उसी दिन लागू हो गए थे, यानी कि संविधान सभा यहाँ संविधान पारित होने के समय, संविधान बनने के समय 26 नवंबर 1949 को। अब देखेंगे संविधान सभा की भूमिका में बदलाव। अब देखते हैं अपन संविधान सभा की भूमिका में बदलाव। कब? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा की भूमिका में बदला। हाँ, की भूमिका में बदला। क्या क्या बदलाव है 15 अगस्त, यानी कि हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, उसमें वो संविधान सभा में क्या क्या बदलाव आए थे उनको देखें। तो 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा वो एक संप्रभु संस्था बन गई थी। इससे पहले वो संप्रभु संस्था नहीं थी, क्योंकि इसका है वो जो कैबिनेट मिशन आया था उनकी अनुशंसाओं के आधार पर इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन 15 अगस्त 1947 को ये पूरी तरह से कैबिनेट मिशन की सिफारिश से मुक्त हो गई थी और संप्रभु संस्था बन गई थी। संविधान सभा संप्रभु, संविधान सभा संप्रभु संस्था बन गई। संप्रभु सोवेनिटी संस्था बन गई। सोवेनिटी का मतलब होता है अब निर्णय खुद लेगी, किसी बाह्य शक्ति या दबाव में आए बिना। संप्रभु संस्था बन गई। एक तो ये। दूसरा अपन देखें तो जो संविधान सभा है, जब तक देश में निर्वाचन नहीं हुआ था, चुनाव नहीं हुए, तब तक वो संविधान सभा ही विधायिका या संसद के रूप में कार्य कर रही होती थी। और उस समय उनके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। संविधान सभा दोहरी भूमिका निभाने लगी, एक तो विधायिका के रूप में और दूसरी संविधान सभा या संविधान निर्माण करने के रूप में। संविधान सभा संविधान को निर्माण करने में संविधान सभा की दोहरी भूमिका। दोहरी भूमिका क्या थी? एक तो संविधान निर्माण करना, संविधान निर्माण, और दूसरी थी विधायिका के रूप में कार्य। विधायिका के रूप में कार्य भी कौन कर रही थी? संविधान सभा ही कर रही थी, क्योंकि उस समय चुनाव नहीं हुए थे और सरकार नहीं बनी थी। और विधायिका के रूप में जब कार्य कर रही होती थी तब इसके अध्यक्ष कौन थे? तो अपन ने कल भी देखा था, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर संविधान सभा की जो विधायक के रूप में जब कार्य कर रही होती थी तब उसके अध्यक्ष जीवी मावलंकर जी थे। उसके बाद में टोटल 389 संविधान सभा में सदस्य थे, लेकिन 389 से घटकर 299 सदस्य ही संविधान सभा में रहे। 299 सदस्य संविधान सभा में रहे। और 299 में ब्रिटिश भारत से कितने थे? तो ब्रिटिश भारत से थे टोटल सदस्य 229। ये तो ब्रिटिश भारत से थे जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था। ब्रिटिश भारत, और इधर 70 सदस्य जो रियासतों से थे, क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था तो इसलिए वो सदस्यों की संख्या भी है वो घटकर 299 रह गई थी। और उसमें 229 यानी कि 229 ब्रिटिश भारत से और 70 सदस्य है वो रियासतों से थे। तो ये महत्वपूर्ण सभी जो 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा की भूमिका में जो बदलाव थे वो तुमने देखे। अब देखते हैं अपन संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय। कौन कौन से महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे संविधान सभा ने? संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय।
संविधान सभा के महत्वपूर्ण निर्णय। तो सबसे पहले तो देखें कि 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। राष्ट्र ध्वज, नेशनल फ्लैग, जो राष्ट्र ध्वज है हमारा तिरंगा, उसको वो 22 जुलाई 1947 को बैठक बुलाकर राष्ट्र ध्वज को जो मान्यता दी गई, वर्तमान जो तिरंगा है उसको। क्योंकि देश आज़ाद होने में पूरा महीना ही नहीं रहा था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को अपना देश आज़ाद होने वाला था, और तब उनके सामने कि नेशनल, देश का वो राष्ट्रीय एक चिन्ह होना चाहिए, फ्लैग, राष्ट्र ध्वज तो होना चाहिए। तो उन्होंने वो बैठक बुलाकर वो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई। और उसके बाद में अपन देखें तो 13 मई 1949 को क्या निर्णय लिया गया? तो राष्ट्रमंडल की सदस्यता, राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रमंडल ने जहाँ पर पहले जिस देश पर अंग्रेजों का अधिकार था, या जिस स्थानों पर अंग्रेजों का अधिकार था, तो उनको एक मतलब संस्था बनाएगी, उसमें वो सारे सदस्य वो जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार था। तो भारत ने भी है वो राष्ट्रमंडल की सदस्यता कभी 13 मई 1949 को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली। हाँ, उसके बाद देखें तो 24 जनवरी 1950 को क्या निर्णय लिया गया? 24 जनवरी 1950 को जो महत्वपूर्ण निर्णय लगी, एक तो अंतिम बैठक थी संविधान सभा की। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1900 संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, और इसमें है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया। और संविधान सभा ने वो इतने समय तक है वो संविधान सभा दोहरी भूमिका निभा रही थी। तो संविधान सभा ने अब है वो संविधान सभा ने खुद को है वो भंग कर दिया, और केवल संसद या विधायिका के रूप में कार्य करने लगी संविधान सभा ने। यहाँ पर लिख रहा हूँ, 24 जनवरी को ही संविधान सभा ने खुद को भंग कर लिया, और केवल विधायिका के रूप में कार्य करने लगी। 1952 तक, जब तक चुनाव नहीं हुए, नवनिर्वाचित सरकार नहीं बनी, तब तक है वो ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही होती थी। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय थे 24 जनवरी। और एक और बात, 24 जनवरी को ही जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होते हैं उनको मान्यता दी गई। 24 जनवरी 1950 को ही, ये भी ध्यान रखना फैक्ट, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को मान्यता दी गई। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को मान्यता दी गई, क्योंकि राष्ट्र ध्वज किस देश को रिप्रेजेंट करता है। अपन देखते हैं जैसे कि गाँव में जब टूर्नामेंट होते हैं, तो वहाँ पर किसी जो भी स्कूल टूर्नामेंट करवाती, तो वहाँ पर वो बहुत सारी आसपास के गाँव की स्कूल आती है, और उनके अलग अलग फ्लैग होते हैं, झंडे होते हैं, और वो फिर वो स्कूल के जो परिसर में वो रोपे जाते हैं। तो इसी प्रकार राष्ट्रमंडल, जो भी राष्ट्रमंडल के खेल होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खेल होते हैं, तो उसमें भी अलग अलग देश हिस्सा लेते हैं। तो उसमें वो झंडा है वो उस देश की पहचान वही होती है, तो इसलिए वो राष्ट्र ध्वज को सबसे पहले मान्यता दी गई। फिर है वो 13 मई को राष्ट्रमंडल की सदस्यता ली गई। फिर 24 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण निर्णय ये ले गए कि ये वो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, और इसी बैठक में संविधान सभा ने खुद को भंग कर दिया, और केवल ये विधायिका के रूप में कार्य कर रही थी जब तक चुनाव नहीं हुए और सरकार नहीं बनी।
और 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को मान्यता दी गई। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय थे। चलिए, आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। तो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं अगले समय, तब तक के लिए धन्यवाद।